हे गाइस, वेलकम बैक टू पी वर्ड्स। मैं हूं आपका भाई पीयूष और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब मारो। हम इस चैनल में सिखाते हैं मोबाइल फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी, मोबाइल फोटोग्राफी और साथ ही साथ फ्यूचर में भी व्लॉग्स, रिव्यूज़ आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी मार देना चाहते समय। और दूसरी बात कि मैं इस पूरे कंटेंट से रिलेटेड जो भी मोबाइल फोटोग्राफी है उस पूरे कंटेंट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ और ये इस प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट है। और आने वाले और भी कुछ 2-3 पार्ट्स हैं, लाइक 2-3 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा पार्ट्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करके रखें तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट मिस ना करें। और साथ ही साथ आपको जो भी मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा या फिर आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा वो आपके मोबाइल फोटोग्राफी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फिर बिना कोई डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ग्रिड्स के बारे में, सो हम उसी नॉलेज को इस वीडियो में यूज़ करेंगे कि कैसे हम कॉम्पोजिशन बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे आप वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक करके रखा हुआ है। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी स्पेशली इस कॉम्पोजिशन के रिलेटेड अगर डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो गाइज, अभी हम चलते हैं कॉम्पोजिशन पे कि कॉम्पोजिशन है क्या। अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल के साथ बोलूँ, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये पूरा फ्रेम है और मैं हूँ सब्जेक्ट। अगर मैं अपने आप को यहाँ रखता हूँ या एकदम सेंटर में रखता हूँ या फिर एकदम लेफ्ट में रखता हूँ, ये है मेरा कॉम्पोजिशन। मैं अपने आप को कैसे कंपोज कर रहा हूँ उस पूरे फ्रेम में, और वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। ये है एकदम बेसिक लेवल का। और फोटोग्राफी में जो कॉम्पोजिशन है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फोटोग्राफी में, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें। मैं अभी आपको 8 अलग अलग कॉम्पोजिशंस के बारे में बताना चाहता हूँ और जिसमें से ये मेरा पहला पार्ट होगा कॉम्पोजिशन का, जिसमें मैं स्टार्टिंग के 4 बताऊँगा और दूसरे वीडियो में मैं दूसरे 4 कॉम्पोजिशंस के बारे में बताऊँगा। तो मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो एंड तक देखें जिसमें से आप ये बेसिक 4 सीख लें और फिर बाद में दूसरे वीडियो में हम थोड़े एडवांस लेवल के कॉम्पोजिशंस में चलेंगे। सो गाइज, हमारा पहले 4 कॉम्पोजिशंस है वो है पहला द रूल ऑफ थर्ड, दूसरा है डच एंगल, तीसरा है हमारा रिपीटेशन, चौथा है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। ये जो है 4 कॉम्पोजिशन ये एकदम बेसिक लेवल के हैं, ईजी भी है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। थोड़ा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है एंड यू आर डन। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नहीं आएगा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप एकदम इजी, इनफैक्ट आप DSLR में भी ये सब ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो हम अभी बढ़ते हैं हमारे पहले कॉम्पोजिशन पे जो है द रूल ऑफ थर्ड्स। सो गाइस, रूल ऑफ थर्ड होता क्या है? एज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था ग्रिड्स इनेबल करके फ़ोटो खींचने में, एक्चुअली वही जो ग्रिड हम इनेबल करते हैं वो ही सिंपली फॉलो करता है रूल ऑफ थर्ड। जो मैंने कहा था कि मैंने अपने सब्जेक्ट को, वो उस क्लिप में कहा था कि मैंने अपने सब्जेक्ट को एक जगह पे जैसे राइट साइड पे रख के मैंने फ़ोटो खींच दिया, तो आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा लगता है इफेक्ट। उतना पूरा एरिया जो 2/3 जो खाली एम्प्टी होता है फ्रेम, कितना अच्छा लगता है, वही होता है रूल ऑफ थर्ड। आप रूल ऑफ थर्ड कोई भी 2 पार्ट पे यूज़ कर सकते हो, 2 पार्ट इन द सेंस कोई भी 2 एंड्स पे। अगर मैं एक यहाँ पर इमेजिनरी ग्रिड ड्रॉ करता हूँ तो मैं यहाँ पर खुद एक रूल ऑफ थर्ड का कंपोजिशन फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रिड के एक साइड पे हूँ और वो एक लास्ट साइड और वो तीसरा डब्बा होता है। अगर मैं ग्रिड की बात करूँ, ग्रिड में ये तीसरा पार्ट होता है, तो ये हो गया मेरा रूल ऑफ थर्ड। मैं यहाँ पर भी खड़ा हो सकता हूँ और यहाँ एक एंड पे भी यहाँ पर भी खड़ा हो सकता हूँ। तो ये जो होता है ये मैं रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर रहा हूँ। तो आप ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर अगर आपका सब्जेक्ट कहीं देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पर मैं 1-2 फ़ोटो दिखाता हूँ जो रूल ऑफ थर्ड फॉलो करता है दोनों साइड्स को यूज़ करके। वैसे फ़ोटोज़ एक ही है, बस मिररली मैंने उसको चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है वो एक एंगल पे देख रहा है, एक डायरेक्शन में देख रहा है और उसी डायरेक्शन पे पूरा खाली हो गया है। और आप वो देख सकते हो कि वो कितना ओपन लग रहा है, कितना फ्री लग रहा है वो एरिया। और वैसे ही हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी देखें तो भी सेम टू सेम लगता है। तो वही होता है हमारा रूल ऑफ थर्ड। आप ये चीज़ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन या प्रिंसिपल नहीं है। बस हाँ, ये ज़रूर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन है। सो गाइज, हम अपने सेकेंड कॉम्पोजिशन पे चलते हैं जो है डच एंगल। नाम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कुछ नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं। उसमें क्या है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है बताने में इस चीज़ में, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बता देता हूँ जो आपको समझ में आएगा कि है क्या वो चीज़। उसमें क्या है कि कैसे करना है,
वो जो आपका जो लाइक कैमरा है या फिर जो भी मोबाइल से आप जिसमें भी करो ना, उसको आपको बस सिंपली एक एंगल पर टिल्ट करना है जिसमें आपका जो भी होराइजन है, होराइजन मतलब जो भी प्लेन लैंड है, वो ऐसे आपके कैमरा फ्रेम पे पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल मतलब ऐसा एकदम सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। जो भी अगर ये आपका कैमरा फ्रेम है और जो होराइजन है वो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे एक एंगल पे रखना है जिसकी वजह से वो आपके कैमरा फ्रेम पे एकदम एक डायगोनल सी लाइन में वो जाए। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपको फोटो लास्ट टाइम दिखाई थी वो एक डच एंगल से ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो जो घर दिख रहे हैं वो घर एक एंगल पे हैं और बाकी जो भी चीज़ें वो सीधी है और वो डच एंगल फॉलो करते हैं। वो एक बहुत बेसिक सा और एक बहुत जनरली यूज सिनेमैटिक टेक्निक भी होता है जो साइकोलॉजिकली थोड़ा अनईजीनेस देता है और वो चीज़ कोई भी टेंस सिचुएशन या फिर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एंगल यूज़ करते हैं। इनफैक्ट फोटोग्राफी में भी और सिनेमाटोग्राफी में भी, एज मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों भाई हैं, सो समझ ही सकते हो। सो इसी टॉपिक पे मैं आपको एक दो इमेजेस दिखा देता हूँ, ये और ये। आप ये चीज़ को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी होगी कि अगर आप ये चीज़ यूज़ करोगे ना तो कोई आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को दिखाने में ही आप यही कैमरा एंगल यूज़ करो, क्योंकि अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ ये आपको वैसे भी मेंटली थोड़ा अनईजी लगेगा और वही अनईजीनेस को दिखाने के लिए आपको ये एंगल यूज़ करना होगा। अभी हम मूव करते हैं अपने थर्ड कॉम्पोजिशन रूल पे, जो है रिपीटेशन। रिपीटेशन में भी कुछ इतना हार्ड चीज़ नहीं है, वो भी ईजी है। उसमें क्या है कि कोई भी पैटर्न है अगर वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है उसको हम रिपीटेशन कहते हैं, एज द नेम सजेस्ट। मैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये जो 3 फोटोज़ मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे रिपीटेशन है। आप उसको चाहे तो आप खुद फॉर्म भी कर सकते हैं या फिर कहीं पे नेचुरली मिले तो आप ये भी कर सकते हैं। ये वाला बर्ड का जो एग्जांपल देख सकते हैं एक परफेक्ट रिपीटेशन है, तो आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जनरली रिपीटेशन जो यूज़ होता है कोई भी स्टेशनरी फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। स्टेशनरी फोटोग्राफी इन द सेंस अगर आपको कोई वॉलपेपर चाहिए या फिर कोई भी बैकड्रॉप के लिए चाहिए तो जनरली रिपीटेशन वाले फोटोग्राफ्स ही यूज़ होते हैं। अभी हम चलते हैं अपने चौथे कॉम्पोजिशन पे, जो है डेप्थ ऑफ फील्ड। बिफोर गोइंग टू डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे लिए आपके पास एक पावर क्वेश्चन है, जो है कि आपका फेवरेट कॉम्पोजिशन स्टाइल क्या है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हम आते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड पे। डेप्थ ऑफ फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कोई भी फोटोग्राफर हो, भले वो स्मार्टफोन पे कर रहा हो या फिर DSLR पे कर रहा हो या फिर कोई भी हाईटेक कैमरा पे कर रहा हो, उसको ये चीज़ आनी चाहिए और ये चीज़ उसको फॉलो करनी चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड आपके कोई भी कंपोजिशन पैटर्न में सेट होता है, बहुत वर्सेटाइल है। और साथ ही साथ ये चीज़ आपको ध्यान में भी रखनी होगी कि आप कोई भी फोटोग्राफी ले तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज़रूर हो। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, वो जो आप मोबाइल में आप जो भी मोबाइल के एड्स में आते हैं कि F ये अपर्चर है, F ये है कैमरा, F ये है, जो भी F वो जो नंबर होता है वो आपका अपर्चर होता है। वो अपर्चर डिसाइड करता है कि आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कितना हो। तो अगर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बोलूँ, मतलब कोई भी चीज़ अगर सामने हो और उसी चीज़ पे कैमरा फोकस करे और बाकी सबको ब्लर कर दे, वही होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। वो डिसाइड होता है कैमरा के अपर्चर पे। मैं अपर्चर के ऊपर एक सेपरेट सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा जो आपको एकदम अपर्चर के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल इमेजेस दिखा देता हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। ये सारे स्ट्रांगली डेप्थ ऑफ फील्ड लाइक फॉलो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक दो रूल ऑफ थर्ड्स भी हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स भी हैं। और जनरली डेप्थ ऑफ फील्ड में बोलूँ तो पोर्ट्रेट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और वही चीज़ बहुत फैशनेबल भी है और वही चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो आप मेक श्योर करें कि डेप्थ ऑफ फील्ड आप अपने हर फोटोग्राफी में रखें। साथ ही साथ पोर्ट्रेट में तो वो वैसे भी यूज़ ही होता है। सो गाइज, अभी हमने यहाँ पर 4 हमारे बेसिक फोटोग्राफी कॉम्पोजिशंस को कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल लगती है और आपको और चीज़ें जानना है तो मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हो और वैसे भी मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और दूसरी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। बाय। ओके, सो आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और ये वाला वीडियो भी ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में एक्स्ट्रा कंटेंट है और साथ ही साथ आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी मोबाइल फिल्म मेकिंग के बारे में। और तब तक के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने पे ये रूल ज़रूर लगाना कि लेट्स लर्न, इंस्पायर एंड क्रिएट।